हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारा केमिकल बॉन्डिंग में एमओटी का लेक्चर 2 है। आज हम पढ़ेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ एमओटी, ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स के, होमो एटॉमिक और डायटॉमिक स्पीशीज, इनके बारे में आज का हमारा डिस्कशन रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यार, कल जो जो पढ़ा था, ठीक है, वो सब बहुत सारे उसमें से पोस्टुलेट्स ऑफ एमओटी भी बोला जा सकता है। तो मैं जानते हैं आप लोग कि मैं पहले से नोट्स लिख के लाया हूँ। ठीक है, मैं नोट्स लिखवा के पढ़ाऊँगा तो लेक्चर बहुत लंबा जाएगा, इसलिए मैं नोट्स पहले से लिख के ले आता हूँ। मैं उसी में से पढ़ाऊँगा, लेकिन अच्छा खासा डिटेल डिस्कशन रहेगा ताकि लेक्चर का ड्यूरेशन कम रहे और आप लोग नोट्स अच्छे से लिख सकें बाद में अपने फ्री टाइम। ठीक है, तो हमने इतना देखा था कि इलेक्ट्रॉन जो एटम में रहेगा वो एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहेगा, और जो मॉलिक्यूल में रहेगा इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहेगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को में इलेक्ट्रॉन भरना जो है वो हम LCAO मेथड के थ्रू करते हैं, और हम ये भी पढ़े थे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कॉम्बाइंड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब हमारे कोर्स के हिसाब से अगर देखा जाए जितना भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, बेसिकली 2, 3, 4 पे ही रहता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता है कभी भी। तो अगर 3 एटॉमिक, हम इतना तो पढ़े थे कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल रहेगा तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहेगा, उसमें से एक BMO which is bonding molecular orbital and one is ABMO which is anti bonding molecular orbital। और अगर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल रहेगा तो उसमें एक नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल which is NBMO, ये एक ऐड होगा। और अगर 4 रहेगा तो 2 रहेगा। जब भी इवन नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल रहेगा देन नो NBMO, देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ NBMO बेसिकली। एंड जब n ऑड रहेगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स तो n-1/2 हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक रहेगा हमारा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड सेम ABMO के लिए भी n-1/2। ठीक है, और कल हम ये भी देखे थे कि अगर ये कोई ऑर्बिटल है P और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हैं, जब ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग रहेगी। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग रहेंगी मतलब इसको ऐसा देखने की कोशिश करना कि हम जानते हैं कि हमारा जो ऑर्बिटल्स रहता है उसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं रहता है कि हम इसको ऐसे दिखा दे रहे हैं या ऐसे दिखा दे रहे हैं या ऐसे करके ऐसे दिखा दे रहे हैं, इसका ये कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन से मूव करते हैं। ठीक है, और हर पर्टिकुलर रेडियस पे, हर पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लगभग वैरी करता है, हम ये बोल सकते हैं। तो इस वाले में ये जो हमारा बन रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारा इस तरफ ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे कम रहेगा। ठीक है, और ये बॉन्ड जो बन रहा है इसको हम बोलेंगे 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसमें हमको एटॉमिक ऑर्बिटल्स के थ्रू अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन जो है एक ही न्यूक्लियस के थ्रू वहाँ पे जा रहा है, उससे ज़्यादा नहीं जा रहा है। बट हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोल रहा है कि हम 2 न्यूक्लियस ले सकते हैं, भले ही कितने भी सेंटर हों उसमें। मतलब ये जो C है ये हमको क्या बताता है, नंबर ऑफ एटम्स के बारे में ही बताता है हमको। ठीक है, अगर हम एक H2 का बॉन्ड देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 2 सेंटर बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, और इसके बीच में एक बॉन्ड बन रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, 2 सेंटर बन रहा है। तो ये हमारा 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हुआ, और इसका ये है हमारा स्ट्रक्चर। अगर देखा जाए, अगर हम B2H6 का बात करें, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इस पर अच्छे से डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 सेंटर हमको मिल रहे हैं, चाहे हम ऐसे ले लें चाहे हम ऐसे ले लें। 3 सेंटर हमको मिल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बीच में बन रहे हैं उसके, यहाँ से एक, यहाँ से एक। ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ पे ऐसे फॉर्म हो रहा है। मैं बताया कि ये जो 3 सेंटर है ये नंबर ऑफ एटम्स बताता है, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है शुड अमॉन्ग 3 न्यूक्लियाई। 3 न्यूक्लियाई मतलब ये एक और ये एक, ये 3 न्यूक्लियाई के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है क्या? हाँ, 1 और 2। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल जो हमारा कॉन्सेप्ट रहता है वो सिर्फ मोनोसेंट्रिक के लिए रहता है, बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है MOT, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो हमको पॉलीसेंट्रिक के बारे में भी अच्छा खासा चीज़ें बता देता है। हमारा जो ऑर्बिटल कंबाइन होता है उसके ऊपर
एक स्टेबिलिटी रहता है कि उस पर्टिकुलर स्टेबिलिटी के अनुसार ही, उस पर्टिकुलर स्टेबिलिटी के ऑर्डर में हम उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल रहता है हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, देन नॉन बॉन्डिंग, देन एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, अगर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल है तो 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। एंड फर्दर क्लासिफिकेशन ये है, फर्स्ट प्रेफरेंस BMO रहेगा इलेक्ट्रॉन फिलिंग का, भरने के बाद NBMO, देन ABMO। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है इसका। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कल हम पढ़े थे ओवरलैपिंग इंटीग्रल कि इसको हम साई ए प्लस साई बी या फिर माइनस इसका होल स्क्वायर करके हम एक ओवरलैपिंग इंटीग्रल बनाए थे, जो कि ये होता है स्क्वायर के बाद वाला जो हमको +2AB मिल जाता है। अगर वो हम पिछला लेक्चर याद करें तो वो हमको बताता है कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग वो हमको बताता है। तो अगर इसका वैल्यू बढ़ता रहेगा, 2 साई ए साई बी का वैल्यू बढ़ता रहेगा, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग भी बढ़ता रहेगा और स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड भी बढ़ता रहेगा। यानी कि बॉन्ड के बीच का जो स्ट्रेंथ रहेगा वो बढ़ता रहेगा, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता रहेगा अगर हम इसका वैल्यू बढ़ाते रहें। अब चाहे हम साई ए को बढ़ाएं या फिर हम चाहे साई बी को बढ़ाएं, हम +2 को तो नहीं बढ़ा सकते। साई ए को बढ़ाएंगे या फिर साई बी को बढ़ाएंगे, या फिर हम इवेंचुअली दोनों को भी बढ़ा सकते हैं, देयर इज़ नो हार्म। अब अगर हमारा ये साई ए 2 साई ए साई बी विच इज़ ओवरलैपिंग इंटीग्रल, ये हमारा ग्रेटर देन 0 हुआ, विच मीन्स पॉजिटिव हुआ, तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहेगा। कैसे देखते हैं। ये यहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स एक साथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस कर रहे हैं, पॉजिटिव इंटरफ्रेंस। ये साई ए प्लस साई बी रहेगा, इसका होल स्क्वायरिंग जब करा जाएगा तब ये फॉर्म होगा। और ये हमारा, हम इधर देखें कि ग्रेटर देन 0 रहेगा, यहाँ पे BMO बनेगा ये। अगर हमारा ये नेगेटिव रहेगा ओवरलैपिंग इंटीग्रल विच इज़ लेस देन 0, तो ये ABMO बनाएगा। अब यहाँ पे ये प्लस है और यहाँ पे ये माइनस है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे प्लस कर लें या चाहे माइनस कर लें, बात एक ही है। यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव बनेगा, तो ये जो डिस्ट्रक्टिव रहेगा ABMO, हम इसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ओवरलैपिंग इंटीग्रल का वैल्यू अगर 0 रहेगा तो उसको हम नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। अब नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है वो हम देखते हैं। पहली बात, एंटी और नॉन ये एक चीज़ नहीं है, ये अलग अलग चीज़ है, इसको हम याद रखेंगे। ये आगे जाके भी बहुत सारे थ्योरीज़ पे, बहुत सारे कंसेप्ट्स पे इसका काम आने वाला है, तो हम इसके बीच में कंफ्यूज नहीं होंगे कि 2 अननेसेसरी हैं, वो अलग अलग ही हैं, कॉमन उनके बीच में कुछ भी नहीं है। अगर ये हम एक px ऑर्बिटल लें और उसके साथ एक pz ऑर्बिटल लें और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हम z ही रख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है। क्यों? जब हम देखें कि हम ये जो z वाला एक्सिस है इसको हम पकड़ के इसके साथ इधर ऐसे लगा दें, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव वाला जो है यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है। यहाँ पे तो हो जाएगा बट यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, दिस रीज़न। यहाँ पे नहीं बन रहा है, ओवरलैपिंग का कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है वहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं ज़ीरो ओवरलैपिंग, और वही हमारा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखाया हूँ अच्छे से इसको, और इसका जो ओवरलैपिंग इंटीग्रल का वैल्यू रहेगा विच इज़ 0, जो कि हमारा होता है 2 साई ए साई बी, ये हमारा यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब BA में जो है वो सबसे ज़्यादा लोअर एनर्जी का रहता है। ठीक है, देन हाँ, इधर भी एक क्लासिफिकेशन, देन कॉम्बाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, इसका उससे भी ज़्यादा कम एनर्जी रहता है, कॉम्बाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से भी ज़्यादा इसका लोअर एनर्जी रहता है BMO का, और हायर स्टेबल रहता है, तो स्टेबलाइजेशन भी बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाता है। ABMO जो होता है वो हमारा हायर एनर्जी का रहता है, देन कॉम्बाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो ये लेसर स्टेबिलिटी देता है, रिपल्सिव फोर्स रहता है, तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स पहले भरते नहीं है। दिस इज़ वन ऑफ द अदर रीज़न इलेक्ट्रॉन भरने के लिए। और इलेक्ट्रॉन जो भरना होता है वो वही 3 जो हैं हमारे रूल्स, उनके थ्रू ही भरा जाता है, जो कि ये हैं फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हुंस रूल, अफबाउ प्रिंसिपल, पॉलिस। ठीक है, हुंस रूल क्या बोलता है कि कोई भी एक डिजेनरेट ऑर्बिटल पे हम एक एक करके ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद पहले वाले पे भरेंगे। ये हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ या फिर जनरल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर क्वांटम नंबर्स जो पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसमें हम पढ़ते हैं ये पहले।
अफबाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो सबसे लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में पहले भरा जाएगा, विच इज़ अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम देखें तो पहले बीएमओ में भरा जाएगा, देन एनबीएमओ में भरा जाएगा, देन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरा जाएगा। पॉली क्या बोलता है कि एक के अंदर तुम 2 ही भर सकते हो, तीसरा तुम नहीं भर सकते हो, ये अलाउड नहीं है, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन एक शेल के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। मैंने पहला जो हम पिछले लेक्चर में जो रिप्रेजेंटेशन पढ़े थे कि रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, उस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर ये एक एग्जाम्पल है, क्योंकि हमने अभी ड्रॉबैक्स भी पढ़ चुका है, ठीक है, और हम पोस्टुलेट्स भी पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं वो भी हम सीख चुके हैं। तो अब मॉलिक्यूल्स का हम एमओटी डायग्राम पढ़ेंगे। ये एक एग्जाम्पल है H2 मॉलिक्यूल के लिए। H2 मॉलिक्यूल में 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। हम ऊपर देखें, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, एक H के पास एक H है, दूसरे H के पास एक और है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल है, यहाँ पे हम एटम्स को पहले फिल करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन हम इसको देंगे, एक इलेक्ट्रॉन हम इसको देंगे। फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमको 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, और हम जानते हैं कि बीएमओ में ही पहला इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, क्योंकि बीएमओ जो है हमारा, वो हमारा स्टेबलाइज ज़्यादा करता है और उसका एनर्जी लो है। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो जाएगा, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जैसे ही भरेंगे हम। मैं कुछ गलत बोला क्या? बीएमओ में हायर स्टेबल रहता है ना, स्टेबलाइजेशन उसमें ज़्यादा रहता है और एनर्जी उसका लो रहता है, एनर्जी रिलीज्ड। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है, बॉन्डिंग यहाँ पे एक्सोथर्मिक होता है, और एक्सोथर्मिक होता है, हम जानते हैं बॉन्ड एक्सोथर्मिक ही होगा, विच विल प्रोड्यूस हीट, वो हीट एमिट करेगा बेसिकली। एंडोथर्मिक मतलब क्या? जो हीट को ऑब्जर्व करे, और जब भी बॉन्डिंग होता है इट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये H2 का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये हमारा सही है, यहाँ पे हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है BMO, एटॉमिक ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के ऊपर। एनर्जी जो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का सबसे ज़्यादा रहेगा, और एटॉमिक ऑर्बिटल का उससे कम रहेगा, और उससे कम रहेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। स्टेबिलिटी उल्टा है, स्टेबिलिटी जिसका एनर्जी कम, केमिस्ट्री में जिसका भी एनर्जी कम रहेगा, केमिस्ट्री में जिसका एनर्जी कम उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा। हर जगह, हर चैप्टर पे, हर जगह पे उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा। जिसका एनर्जी कम उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। अब H2+ का एग्जाम्पल रहते हैं। H2+ मतलब एक हाइड्रोजन एटम से हम इलेक्ट्रॉन ले जा रहे हैं, तो 1s1 और 1s0 ये हुआ इसका बेसिकली। तो ये 1s1 का है, ये 1s0 का है। ये हमारा बॉन्डिंग, एक ही इलेक्ट्रॉन भरना है तो हम पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरेंगे। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन भरना होता तो हम इधर ही भरते, उसके बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन हम इधर भरते। हम यहाँ पे पहले भरेंगे, उसके बाद हम ऊपर वाले पे जाएंगे, उसके पहले नहीं जाएंगे। ऊपर वाला मतलब AVMO, ना कि हम ऐसे कुछ डिफाइन है। अगर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाले आएंगे तो ये ऐसे 2 नहीं रहेगा, बड़ा बड़ा बनेगा, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं पालना है। पहले BMO में भरेगा, फिर ABMO में बढ़ेगा। अब H2- का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, सॉरी, यहाँ पे भी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास, 2 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक H का 1s1 यहाँ पे, और यहाँ पे 1s2 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भरे जाएंगे। अब यहाँ पे BMO में हम पहले यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन हम ABMO में भरेंगे। यहाँ पे ABMO में भरना सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही इलेक्ट्रॉन गया है तो एक एक्सोथर्मिक बॉन्ड हुआ प्रोसेस। यहाँ पे भी बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, तो ये बॉन्ड भी पॉसिबल रहेगा। अब हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है? पोस्टुलेट्स ऑफ MOT पढ़ लिए, कुछ एग्जाम्पल्स देख लिए हम यहाँ पे। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे फंडे और क्लियर होंगे। He2 का एग्जाम्पल लेते हैं। He2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, He। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखेंगे। ये MOT डायग्राम जो है ये क्या दिखा रहा है? एनर्जी यहाँ पे ऐसे बढ़ रहा है, BMO में कम है, BMO से ऊपर जाते जाते ABMO में एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा है। अब बेसिक सा बात है, अगर एनर्जी ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पे हमको कुछ करने में दिक्कत रहेगा।
जहाँ पे एनर्जी कम रहेगा वहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं। अब पकड़ के चलो, हम कुश्ती लड़ रहे हैं और हमारे सामने हम समझ के चलते हैं कि डॉली चाय वाला एक जगह है और दूसरे जगह द ग्रेट खली है। अब आपको कुश्ती लड़ना होगा तो हम ग्रेट खली से तो डायरेक्ट नहीं लड़ सकते यार, उसमें बहुत एनर्जी है, वो बहुत पावरफुल है, उसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते। अब दूसरी जगह डॉली चाय वाला है, तो अब उसके साथ तो हम कुछ भी कर सकते हैं यार, उसको मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं बहुत ईज़िली यार, दुबला-पतला है वो, उसके पास एनर्जी कम है। तो खाली समझने के लिए सिमिलरली यहाँ पे भी हमको पहले जो एनर्जी कम रहेगा हमको वहीं पे भरना पड़ेगा, उसके बाद हम भरेंगे जहाँ पे एनर्जी ज़्यादा रहेगा। अब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे सारा तीनों अफबाउ, पॉली और हुंस रूल फॉलो करने के बाद हम 2 पहले बीएमओ में भरेंगे, फिर 2 हम एबीएमओ में भर देंगे। अब यहाँ पे 2 इधर भी है और 2 इधर है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा? क्योंकि जितना स्टेबलाइजेशन बीएमओ हमको प्रोवाइड करेगा उतना डिस्टेबलाइजेशन हमको एवीएमओ प्रोवाइड कर देगा, तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं होगा, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। He2 इनर्ट गैस है, ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड बन नहीं सकता, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये इसका सिंपल सा रीज़न है। अब ऊपर वाले एग्जाम्पल में क्या था ना, यहाँ पे बीएमओ सपोज हमको 2 स्टेबलाइजेशन दे रहा था एक एक इलेक्ट्रॉन का, अगर हम जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल पकड़ के चलें तो एबीएमओ के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो ये एक को ही डिस्टेबलाइज कर दे रहा था और एक बच रहा था इसके पास, तो ये स्टेबल था H2 माइनस, तो ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा था, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। बट He2 के केस में ये चीज़ नहीं हो रहा है। मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से लिखा है, एज द अमाउंट ऑफ स्टेबलाइजेशन BMO इज प्रोवाइडिंग दैट मच डिस्टेबलाइजेशन ABMO इज प्रोवाइडिंग टू द मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पे नोट डाल के भी अच्छे से लिखा है, फॉर अ मॉलिक्यूल टू एग्जिस्ट BMO शुड हैव मोर इलेक्ट्रॉन देन ABMO। ठीक है, अगर ABMO के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है या फिर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। तो ये चीज़ एक और बार लिखा हूँ मैं, वापस पढ़ लेते हैं। ABMO का पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा रहेगा, स्टेबिलिटी कम रहेगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी BMO का कम रहेगा और स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा। इसको याद रखना है यार, इसके बिना मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी MOT में अगर इलेक्ट्रॉन फिलिंग ढंग से नहीं होगा तो बहुत दिक्कत आएगा आगे। अब हम बात करते हैं ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के ऊपर। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ा था, बट फिर भी फॉर द शेक ऑफ रिवीजन या फिर एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, कोई बुराई नहीं है, वापस पढ़ेंगे। ठीक है, तो 1s और 1s ऑर्बिटल लेते हैं, लेकिन अभी जैसे पढ़ेंगे ना हम पूरी फील लेके पढ़ेंगे, 3D में पढ़ेंगे, एक्चुअल में क्या होता है पूरे एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे, कुछ छोड़ा नहीं जाएगा, एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, एक एक चीज़, एक एक पॉइंट, एक एक ओवरलैपिंग, कि इसमें आगे चल के कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मॉडर्न थियरी है। ठीक है, और पढ़ने में मज़ा भी आता है। ठीक है, तो ये एक 1s ऑर्बिटल है 2। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका 3D डायग्राम बना दिया हूँ कि हाँ भाई ये XYZ पे एक 3D एग्जिस्ट करता है, ये हमारे पास सर्कल नहीं है, ये एक स्फीयर है। ठीक है, 3D है और इसमें हम इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हर जगह Z लेंगे और Z हमारा ये रहेगा। हम जनरली X इसको लेते हैं, Y इसको लेते हैं, Z इसको लेते हैं ना। ठीक है, लेकिन अभी हमारे केस में थोड़ा उल्टा चल रहा है, हम इसको लेंगे और इसको हम थोड़ा इधर ले लेंगे। ठीक है, ताकि बनाने में सब चीज़ थोड़ा इजी हो। बेसिकली कुछ भी नहीं, तुम बाकी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस लेके भी कर सकते हो, मेरा मन क्या Z लेके करने का मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो 1s और 1s यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे मतलब प्लस प्लस। ठीक है, प्लस माइनस नहीं या माइनस प्लस नहीं, पिछले लेक्चर में हम पढ़े थे क्यों नहीं क्या नहीं। ठीक, तो प्लस प्लस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस Z है, तो यहाँ पे ये ऑर्बिटल इधर ओवरलैप करेंगे, ऑर्बिटल यहाँ पे ओवरलैप करेंगे, तो यहाँ पे इस रीजन में इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग डेंसिटी हमारी ज़्यादा रहेगी। अब इलेक्ट्रॉन जो मैं बोल रहा हूँ बार बार, वो कैसे रहेगा कि यहाँ पे ऐसे 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 ज़्यादा रहेगा। ये सब इलेक्ट्रॉन है, वाइट वाले छोटे छोटे जितने भी हैं ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, यहाँ पे देखना, ये हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन अंदर एक जगह स्टेबल नहीं रहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट मूव भी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग
प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज़्यादा है। यहाँ कॉर्नर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना नहीं रहता है, कम रहता है, ठीक है, यहाँ पे कम रहता है एज कम्पेयर टू यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं बताया हूँ, ये जब बनेगा ना ये ऐसे नहीं दिखेगा, ये कुछ कुछ ऐसे दिखेगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये कोई स्पेरिकल शेल नहीं है या स्पीयर नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स वैसे हैं आपस में कि हमको वो दिखता वैसे है, उसीलिए, ठीक है। ये ऐसे बना लेगा वापस, ठीक है। इसको मैं अच्छे से दिखाऊं तो इसमें इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हम Z ही लिए थे, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग डेंसिटी ज़्यादा रहेगा, ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे प्लस चार्ज रहेगा, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, MOT में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस भी बनते हैं। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस यहाँ पे Z है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, ठीक है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस Z जो है, यहाँ से हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे। मतलब तुम यहाँ पे हाथ से ऐसे पकड़ के इसको ऐसे घुमा रहे हो, तुम पकड़ के चलो कि तुम एक पेन ले रहे हो और पेन को ऐसे वर्टिकली खड़ा कर रहे हो और पेन के ऊपर एक यूनिफॉर्म शेप का कुछ कैप लगा हुआ है, ठीक है। वो कैप को तुम घुमाओगे, बहुत ज़ोर से घुमाओगे, ठीक है, या धीरे भी घुमाओगे, तो तुमको पता नहीं चलेगा कि उसमें कुछ ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है बोल के, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तुम उसको किसी भी एंगल से देखो, किसी भी फ्रेम से देखो, वो सेम ही दिखेगा तुमको। तो सेम यहाँ से भी हम उसको अगर रोटेट करेंगे तो ये हमको हर जगह सेम दिखेगा, इसके अंदर का कोई भी कॉन्फ़िगरेशन या कोई भी ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि हाँ भाई, इधर बीच से अगर इसको हम ऐसे काट दें तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, यहाँ पे भी सेम चीज़ है। इसको हम थोड़ा सा घुमा लें, घुमाने के बाद भी काटेंगे तो यहाँ पे भी जो है यहाँ पे भी वही चीज़ रहेगा, ठीक है। सिमेट्री, यहाँ पे सिमेट्री बन रहा है, यहाँ पे जो है यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो रहेगा इसको हम बोलेंगे सिग्मा जी रेड, ठीक है। यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, अगर हम यहाँ बीच से देखेंगे तो भी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो ये जो हमारा बना ओवरलैप करके ऑर्बिटल, इसको हम देंगे सिग्मा जी रेड 1s, इसको हम नाम दे रहे हैं, ठीक है। इसकी टैगिंग हुई है, नेम की टैगिंग हुई सिग्मा जी रेड 1s। अब यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस की बात करें, ठीक है, एक सेकंड है ना, ठीक है। ये दो केस रहेगा, यहाँ दोनों केस में प्लस माइनस ये यही बनेगा, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस Z यहाँ पे रहेगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या हो रहा है, ये यहाँ पे ओवरलैप वगैरह तो कुछ इतना होगा नहीं यहाँ पे, लेकिन नोडल प्लेन एक फॉर्म हो जाएगा कि इसके यहाँ की कहानी एक अलग है, इसकी यहाँ की कहानी एक अलग है काइंड ऑफ, ठीक है। और इसको भी हम रोटेट करेंगे यहाँ से, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस Z है, ठीक है। और यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है ये हमारा एब्सेंट है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर देख लें तो इसको भी तुम ऐसे पकड़ के घुमाओ, ठीक है, यहाँ से ऐसे घुमाओगे, जैसे मैं कैप और पेन का एग्जांपल दिया, इसको घुमाओगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री में भी प्रेजेंट बट सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो इसको हम टैग करेंगे अनजीरेड बोल के, और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पे सिग्मा स्टार अनजीरेड इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे हम क्या कहते हैं, सिग्मा जीरेड 1s, और यहाँ पे हम सिग्मा स्टार अनजीरेड, ये म्यू या यू जो भी है इसको हम अनजीरेड बोलेंगे। और यहाँ पे एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस था तो ये ABMO है, ये ABMO के लिए यहाँ पे ये स्टार लगा है, ठीक है, अलग से इसके लिए कुछ नहीं है। और अनजीरेड है इसीलिए क्योंकि यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, विच इज़ मतलब एब्सेंट है, यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। ABMO के लिए यहाँ पे स्टार लगा है, और अगर BMO है जो कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के लिए हो रहा है BMO यहाँ पे, तो यहाँ पे वैसी कोई स्टार वार की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल ही रहेगा, ठीक है। तो सिमिलरली हम 2s के लिए भी देख सकते हैं कि अगर ABMO में बन रहा है तो सिग्मा स्टार U 2s, U मतलब अनजीरेड, और यहाँ पे सिग्मा जीरेड 2s BMO, ठीक है।
अब नेक्स्ट हम 2p के लिए देखते हैं, 2p ओवरलैपिंग। अब p में हमारे लिए पॉसिबिलिटी रहते हैं pz, py, px, ठीक है। इन तीनों के लिए हम इंटर न्यूक्लियर एक्सिस z ही लेंगे। अब हम देखते हैं क्या हो रहा है। इसको xyz, इसको y को इधर ले लो या उस तरफ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैं बनाया हूँ। अब ये ओवरलैप करेगा। अब ये ओवरलैप करने के बाद अगर कंस्ट्रक्टिव करेगा तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ये फिर कुछ ऐसा बन जाएगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, और ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस यहाँ पे z है, तो इसको सिग्मा स्टार 2pz बोलेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा है तो वही सेम चीज़ हम जानते हैं अच्छे से कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग डेंसिटी ज़्यादा रहेगी, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। बट ये एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा है तो यहाँ पे एक नोडल प्लेन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। नोडल प्लेन फॉर्म हो जाएगा तो यहाँ पे ये ABMO का केस बन गया। अब ABMO का केस बन गया तो एक तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगा, तो उसके लिए अनजीरेड आ जाएगा, और ABMO के लिए स्टार आ जाएगा। तो इसकी हम टैगिंग ये करेंगे कि इसको हम बोलेंगे सिग्मा स्टार अनजीरेड 2pz, ठीक है। अब हम इस कंडीशन में देखते हैं कि x यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे हमारा जो y था वो स्लीपिंग टाइप से था, z के साथ ही था। यहाँ पे हम उसको स्टैंड कर देते हैं, खड़ा कर देते हैं, वर्टिकली रखते हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव होगा तो यहाँ पे कहानी कुछ ऐसी होगी कि यार यहाँ पे ये न्यूक्लियस रहेगा अलग से, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग डेंसिटी ज़्यादा रहेगी यहाँ पे, ठीक है। क्लोजली यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है। प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ये BMO हुआ, और इसको हम सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं प्रेजेंट है, सॉरी, ठीक है। इसको हम बोलेंगे ये BMO है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, डिस्ट्रक्टिव नहीं है, तो इसको हम सिग्मा अनजीरेड इसका स्क्वायर px बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम जब आएंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में बात करेंगे तो इसको भी हम यहाँ पे घुमाएंगे, तो यहाँ पे कुछ कुछ ऐसा हमारा मतलब इंटरफेरेंस होने के बाद कुछ कुछ ऐसा फॉर्म होगा, यहाँ पे भी एक नोडल प्लेन फॉर्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था तो ये ABMO बन रहा था, ABMO बन रहा था तो यहाँ पे स्टार आ जाएगा, ठीक है। और ये जीरेड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है हमारे पास। यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे माइनस चार्ज है, तो इसके उस तरफ जो हम डायगोनली देखेंगे तो यहाँ पे भी माइनस चार्ज है। सेंटर यहाँ पे है ना यार, ये जो ओवरलैपिंग हो रही है इसकी सेंटर यहाँ पे मैं अच्छे से डायग्राम बनाया हूँ। इसके इधर और इसके इधर पॉजिटिव चार्ज हमको मिल रहा है, और इसके इधर हमको नेगेटिव मिल रहा है। ये स्टैंडिंग लाइन है, इसको नेगेटिव कंसीडर करना, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे एब्सेंट है ये देखो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। यार पहले में ही ऑपोजिट हो गया, यहाँ से देख लो तुम, यहाँ पे भी ऑपोजिट आ रहा है, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, ओरिएंटेशन इसके अंदर का चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। अगर ये कोई एक बेसिकली कोई स्ट्रक्चर रहता, कोई शेप रहता, कोई प्लस नहीं कोई माइनस नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई प्रेजेंट था। ऊपर वाले केस में जिसमें मैं पहली बार एक्सिस ऑफ सिमेट्री को इंट्रोड्यूस किया था, उस वाले केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो था हम इसको घुमा रहे थे, यहाँ पे प्लस चार्ज ही था, यहाँ पे माइनस चार्ज नहीं था। अगर यहाँ पे माइनस चार्ज भी होता तो हमारा यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं था, लेकिन वहाँ पे खाली प्लस चार्ज था, तो वहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट था, क्योंकि प्लस चार्ज इवनली डिस्ट्रीब्यूट था थ्रू आउट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या थ्रू आउट वो जो भी उसको स्पीयर बोल लो, या कोई भी एक आर्बिट्री शेप बोल लो, ठीक है। तो ये वाली कहानी यहाँ पे कंप्लीट हुई यहाँ तक। अब इसके आगे देखते हैं। सिमिलरली हम 2py के लिए ये बना सकते हैं यार, ठीक है। ये इसकी टैगिंग है, NCERT में ये अच्छे से लिखा हुआ है, बट इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑर्बिटल्स बना के नहीं दिए हैं। ऑर्बिटल्स बना के उन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में अच्छे से बताया था, मैं यहाँ पे अच्छे से उसको डिस्कस कर दे रहा हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यार देखते हैं S और PZ ओवरलैपिंग। यहाँ पे फिर से हम इंटर न्यूक्लियर एक्सिस Z लेंगे। यार अब तुम पूछोगे कि यहाँ पे PZ ही क्यों हुआ, X और Y कहाँ गया? तो X और Y का तुम देख लो यार कि कुछ यहाँ पे ऐसा स्पेशल बनने तो वाला है नहीं,
ठीक है यार, मेरे को ऐसा क्यों लगा मैं कुछ गड़बड़ी किया हूँ। यार देखना कि यहाँ पे नोडल प्लेन क्या कहानी है, नोडल प्लेन की क्या कहानी है। और ये सॉरी मैं गलत बता दिया, ये पाई अनजीरेड 2px है, ये अनजीरेड का स्क्वायर नहीं है। गलती में उसको मैं स्क्वायर पढ़ दिया। ये दिक्कत होती है कि नोट्स पहले से लिख के आने से थोड़ा दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम अच्छे से बात करते हैं थोड़ा। ये मैं जो बोला इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, जेड है। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस का क्या मतलब होता है? जहाँ पे हम न्यूक्लियस को रखते हैं। यहाँ पे देख रहे हो यार, मैं न्यूक्लियस को एक्सिस के ऊपर ही रखा हूँ। इधर भी मैं इसको एक्सिस के ऊपर रखा हूँ। और कहाँ कहाँ न्यूक्लियस बनाया हूँ यार, यहाँ पे भी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे एक ही नोडल प्लेन है जो कि ये बन रहा है। और नोडल प्लेन क्यों बन रहा है? क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस है यार। यहाँ पे प्लस और प्लस दोनों रिपेल कर रहे हैं ना यार, ये दो न्यूक्लियस अपने आप को रिपेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक नोडल प्लेन फॉर्म हो जाता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके आजू बाजू पे कंसंट्रेटेड रहती है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। ठीक है, इस वाले केस में जो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग, जो हमारे लोब्स हैं वो अपसाइड डाउन बनेंगे, ऊपर एक नीचे एक। ऊपर हम यहाँ से देख सकते हैं कि पॉजिटिव ज़्यादा था तो इसलिए हम पॉजिटिव ऊपर बोल रहे हैं, और यहाँ पे नेगेटिव था तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव आ गया। ठीक है, यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं था, रीजन मैं बता चुका हूँ। और यहाँ पे जो बन रहा है यार, ये 2px बन रहा है। ठीक है, पाई अनजीरेड 2px। और अनजीरेड क्यों? क्योंकि क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट था तो ये जीरेड बन जाएगा, ऊपर वाला अनजीरेड रहेगा। यहाँ पे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो बन रहा है वो खुद एक नोडल प्लेन की तरह काम करेगा। और यहाँ पे हमारा देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे प्लस था। तो यहाँ पे भी एक नोडल प्लेन ऑब्वियस सी बात है फॉर्म होगी। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स जो है वो जो पूछा जाएगा वो 2 होगा। अगर न्यू नोडल प्लेन कितना फॉर्म हुआ है वो पूछा जाएगा तो एक ही होगा। ठीक है, और इसकी टैगिंग होगी ये। ठीक है, इसको थोड़ा हम इसके पास ले लेते हैं। ABMO रहेगा क्योंकि डिस्ट्रक्टिव है। फिर ये कवर था, हम यहाँ पे बात कर रहे थे यार, यहाँ पे भी सेम चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे तुम देखोगे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के थ्रू जो जेड में है हम लिए हैं, इसमें भी या किसी में भी ले लो यार, इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहेगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा और पॉजिटिव रहेगा तो अलग अलग है, तो उसमें कोई ये नहीं है। यहाँ पे हम जीरेड अनजीरेड की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं। हम जब भी इन जीरेड और अनजीरेड की बात करेंगे वो सेम ऑर्बिटल के लिए ही बात करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सब ऑर्बिटल्स, लोब्स वगैरह सब सेम है, अलग नहीं है। या तो एस है या तो पी है। ठीक है, या फिर डी रहेगा या फिर एफ रहेगा, तो उसके लिए जीरेड अनजीरेड रहेगा। अगर एस के साथ तुम पी लेके कर रहे हो उसमें जीरेड अनजीरेड का कोई कहानी ही नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे ये पी वाई प्लस डी वाई जेड का कहानी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है। ये ऑलरेडी डी वाई जेड का इसको ये ऐसे दिखता है, यहाँ पे बनेगा तो यहाँ पे ये नोडल प्लेन फॉर्म हो जाएगा, पहले से एक रहेगा। ठीक है, तुम यहाँ बना लो जहाँ पे बनाना है, नोडल प्लेन है ये। ठीक है, यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं, इस वाले में हम बात कर रहे थे पी वाई प्लस डी वाई जेड की। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कहानी ऐसा रहेगा, यहाँ पे ये बन के वापस यहाँ पे तैयार हो जाएगा। ये एक नया नोडल प्लेन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे ऑर्बिटल्स डिफरेंट हैं तो यहाँ पे हम जीरेड अनजीरेड की बात नहीं करेंगे, इसको हम सिंपली बोल देंगे कि पाई बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल रहेगा। AOS दोनों में एब्सेंट रहेगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव सॉरी। ठीक है, यहाँ पे AOS के लिए ऐसे देख लेंगे कि यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है। यहाँ पे भी उल्टा है, यहाँ पे भी उल्टा है और यहाँ पे भी उल्टा है, तो AOS यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे COS है तो ये
यार जीरेड अनजीरेड अगेन यार बात करने का है नहीं, तो क्यों उसमें फालतू हम अपना टाइम दें। यार ये यहाँ पे कोई न्यूक्लियस नहीं बना हुआ है, ठीक है, मैं ऊपर से कॉपी करके लाया हूँ, तो ये न्यूक्लियस को तुम लोग इग्नोर कर सकते हो। मैं खुद एक बारी के लिए कंफ्यूज हो गया कि ये क्यों ऐसे ही बनाया हूँ मैं। यहाँ पे कोई न्यूक्लियस नहीं है यार, दो न्यूक्लियस लेके मैं बना दिया हूँ, प्लीज़ इसको इग्नोर करना। ये ऐसे ही दिखेगा, अगर नोट्स बना रहे हो तो इसको ऐसे ही करके डालना, मैं इसको एडिट कर दूंगा खुद ही, ठीक है। इसको मैंने ही ठीक कर दिया खुद से, ठीक है, ये सही है, कोई इसमें न्यूक्लियस व्यूक्लियस का कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे एक नोडल प्लेन है और यहाँ पे न्यू नोडल प्लेन फॉर्म हो जाएगा। रीज़न तुम लोग को पता है क्यों होगा, कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा लोब इंटरेक्ट कर रहा है उसके कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहेगा उसके थ्रू। अब यहाँ पे हम देखते हैं इस केस में क्या हो रहा है। कंस्ट्रक्टिव में जो रहेगा हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहेगा, इसमें AOS एब्सेंट रहेगा। यार इसको खुद देख लेना, इसमें मेरे और बताने लायक ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये इंटरेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे ये ऐसे बन जा रहा है, एक एक लोब बन जाएगा, ठीक है, सॉरी एक एक नोडल प्लेन। यहाँ पे भी कुछ कुछ ऐसा ही होगा। यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस है तो यहाँ पे पाई स्टार ABMO रह जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। यार यहाँ पे हम जीरेड अनजीरेड की बात कर सकते हैं, ठीक है, ये अनजीरेड होगा और ये वाला जो है ये हमारा जीरेड हो जाएगा। यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री हमारा प्रेजेंट रहेगा। क्यों, यहाँ पे हम सेंटर लेते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं माइनस माइनस है, यहाँ पे प्लस प्लस है, यहाँ पे प्लस प्लस है, यहाँ पे माइनस माइनस है। तो और यहाँ पे भी अगर हम सेंटर देख लें तो ये भी इधर से भी फुलफिल हो रहा है, यहाँ से भी हम देख लें तो ये भी यहाँ से खाली इस एरिया के लिए फुलफिल हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये हमारा जीरेड हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिखा नहीं जीरेड, ठीक है। अब हम बात करते हैं ज़ीरो ओवरलैपिंग की, है ना। ये हमारा ज़ीरो ओवरलैपिंग, तो ज़ीरो ओवरलैपिंग कुछ नहीं है यार, मैं यहाँ पे ऊपर बता दिया था कहीं पे ज़ीरो ओवरलैपिंग क्या होता है कि दो ऑर्बिटल्स अलग अलग रहेंगे, उसके चार्जेस अलग अलग रहेंगे। जैसे यहाँ पे देख लो यार, यहाँ पे प्लस प्लस है, यहाँ पे प्लस माइनस है, ये तो इंटरेक्ट, ये इंटरेक्ट नहीं होगा, इसको ज़ीरो ओवरलैपिंग बोलेंगे। यहाँ पे ये दो हो जाएंगे, नहीं होंगे, ये दो हो जाएंगे, यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे वही सेम केस, ज़ीरो ओवरलैपिंग क्या है क्या नहीं, समझ गए। ये चीज़ देख लेना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार मैं बताया नहीं ठीक से, ये लोब छोटा हो जा रहा है यहाँ पे, ये दोनों, ये चार लोब जो है, ये लोब यहाँ पे छोटा हो जा रहा है और ये जो लोब है साइड वाले, ये लोब बड़े हो जा रहे हैं या फिर उतने ही रह रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो उस हिसाब से यहाँ पे बन रहा है। और एज यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस जो इंट्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे एक नोडल प्लेन बन जा रहा है हमारा, ये वाइट वाली लाइन जो है ये हमारी नोडल प्लेन बन जा रही है। और यहाँ पे ये प्लस प्लस थे, माइनस माइनस था, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है, अपसाइड डाउन दोनों तरफ, ठीक है। हम डेल्टा बॉन्ड की बात करते हैं, इसमें हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वापस Z लेंगे और ओवरलैप DXZ ही करवाएंगे। ये सपोज हमारा एक क्यूब है, इसको 3D में विजुअलाइज करने के लिए ये एक बेटर ऑप्शन था, तो इसको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे चार लोब्स एक साथ इंटरेक्ट करेंगे, हमको पता है DXY ऐसे दिखता है लोब्स के साथ। यहाँ पे हम पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव ले ले रहे हैं और सेम चीज़ उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट, ठीक है। इसको खुद विजुअलाइज करने की कोशिश करना, नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे इंटरेक्ट हो रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ पे इंटरेक्ट हो रहा है, नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे इंटरेक्ट, पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ पे इंटरेक्ट, तो 4 लोब्स इंटरेक्शन है। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस है, BMO है, तो यहाँ पे जो बनेगा इसको हम डेल्टा जी DXY बोलेंगे। 4 लोब इंटरेक्शन हो रहा है उसलिए डेल्टा बॉन्ड बन रहा है। सेम यहाँ पे ये ABMO रहेगा, यहाँ पे भी, हाँ, लेकिन यहाँ पे जो इंटरेक्शन रहेगा ये कंस्ट्रक्टिव नहीं रहेगा, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस रहेगा। कैसे, देखो यहाँ पे पीछे वाला लोब देखना, प्लस माइनस है, माइनस प्लस है, यहाँ पे प्लस माइनस है, पहला वाला लोब जो लेफ्ट साइड में है। अब राइट साइड में जो पहला वाला है माइनस प्लस है और यहाँ पे जो है ये प्लस माइनस है, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस नहीं डिस्ट्रक्टिव बनेगा, ABMO रहेगा। तो डेल्टा स्टार अनजीरेड DXY इसको हम बोलेंगे। अब हम आते हैं कंडीशंस ऑफ ओवरलैपिंग पे। तो इसमें जो है ऑर्बिटल एनर्जी जो है, कितने भी जितने ऑर्बिटल्स हमारे इंटरेक्ट करेंगे उसके कंपेरेबल होने चाहिए।
which is basically orbitals interacting with each other should have less energy difference bit for better overlapping. एग्जाम्पल, अब इसको प्रूव कैसे करेंगे? कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। तो इसका कोई प्रूफ हमको एनसीईआरटी में नहीं दिया है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? अच्छा प्रूफ है, तो बहुत ध्यान से समझना। तो ये एक हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, ठीक है? हम H2 की बात करते हैं, ठीक है? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे 2 हम लाएंगे। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं H के लिए। सपोज हम एक H को हम साई ए दे रहे हैं, एक H को हमारा बोल रहे हैं साई बी है, ठीक है? तो हमारा जो साई बी एमओ रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? हम लेक्चर 1 में पढ़े थे, सी ए साई ए प्लस सी बी साई बी। एंड वाटर सी ए और सी बी क्या है? हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है? इसको हम बेसिकली लगभग इक्वल टू साई ए साई बी बोल सकते हैं, बट जस्ट फॉर दिस प्रूफ, थोड़ा हायर लेवल का प्रूफ है, तो प्रूफ के लिए जस्ट कि कोई रट्टा वाला बात नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्यों है क्या। ये जो हमारा ऑर्बिटल है, ये एक तो यार ये दोनों का एनर्जी सेम लेवल पे रहेगा यार। देखो ये जो है ना, ये दोनों सेम लेवल पे है। इसमें डायग्राम में मैटर करता है, तुम इसको ऊपर अगर तुम ये वाला ऊपर बना रहे हो तो इसका एनर्जी ज़्यादा है एटॉमिक ऑर्बिटल का। इसको अगर नीचे बना रहे हो तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी कम है एज़ कम्पेयर टू दैट वन, ठीक है? तो यहाँ पे सी ए और सी बी जो है हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारा दोनों इक्वल है। बेसिकली हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा सिग्मा 1s है ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल से सेम डिस्टेंस पे है। इसको तुम एक बार के लिए बोल लो कि ये सी ए है और ये सी बी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है यार, ठीक है? लेकिन वहीं पे हम अगर बात करें किसी और चीज़ की, तो यहाँ पे थोड़ा डायग्राम गलत बना है। ये डायग्राम से समझ सकते हैं कि यहाँ पे भी ये डायग्राम गलत है, ठीक है? तो मैं एक बार पॉज करूँगा, मैं डायग्राम थोड़ा उसको सही करूँगा, फिर मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक है? ठीक है, तो मैं यहाँ पे तो डायग्राम सही कर लिया हूँ। तो अब इसको प्रूव कर रहे थे हम, इस पे बात कर लिए थे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, इसमें हम एक जो 1s है हमारा ए वाला, उसका हम एनर्जी ज़्यादा रख रहे हैं, दूसरे वाले का एनर्जी कम रख रहे हैं। जो बी वाला है इसका जेड इफेक्टिव हम ज़्यादा रख रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी कम है, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी कम है इसका, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी कम है, एनर्जी कम मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा। एनर्जी कम मतलब ये वाला एनर्जी कम, यहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा। तो हमको जब भी इलेक्ट्रॉन भरना होगा हम पहले इस पे भरेंगे, ठीक है? ये बता दे रहा हूँ, ठीक है? और ये यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि ये जो है पास में ये वाला जो हमारा सिग्मा 1s बी एम ओ है, ये हमारा बी के पास ज़्यादा है। तो ये जो डिस्टेंस है सी बी, ये ज़्यादा मतलब डिस्टेंस नहीं है, ये मैं बता दे रहा हूँ। ये सी बी वाला कॉन्ट्रीब्यूशन जो भी है, ये बी हमारा डिस्टेंस की बात अगर करें, ठीक है? तो बी हमारा कम रहेगा ए से। ये सी ए और सी बी डिस्टेंस नहीं है, दिस आर द कॉन्ट्रीब्यूशंस, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है, ठीक है? ये मोर क्लोजर टू बी है, तो बी कंट्रीब्यूट्स मोर टू बी एम ओ। इसमें जो हमारा बी है ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा बी एम ओ को। और सिग्मा 1s जो है इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बी ज़्यादा रहेगा। अब कैसे, ये मैं बताता हूँ। अगर हम कोई कलर लें, सपोज़ हम पिंक कलर ले रहे हैं, ठीक है? हम पिंक कलर में हम ब्लैक कलर मिलाए जा रहे हैं, ठीक है? तो पिंक कलर क्या करेगा, वो ब्लैक कलर की तरफ बढ़ता जाएगा, ब्लैक कलर के कैरेक्टर्स लेता रहेगा और वो कलर थोड़ा डार्क होता रहेगा, ठीक है? और अगर हम पिंक कलर में कोई लाइट कलर मिला दें तो वो लाइट कलर, सपोज़ वाइट मिला रहे हैं, तो वो वाइट की तरफ ज़्यादा अपना कैरेक्टरिस्टिक लेता रहेगा, ठीक है? तो वही है। अगर थोड़ा और डिटेल में देखें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो प्रेजेंट है 1s में बी एम ओ इज मोर क्लोजर टू बी, बिगर लोब लाइज टूवर्ड्स बी, ठीक है? इसका जो बड़ा वाला लोब रहेगा ना, ठीक है, ये बी की तरफ लाई करेगा, ठीक है? और इसका डिस्टेंस भी बी से कम रहेगा। अगर थोड़ा यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देख लो, सेम चीज़ है, ठीक है? इफ एनर्जी डिफरेंस इज वेरी हाई देन ऑर्बिटल्स कैन इंटरेक्ट टू ईच, ये मैं बता दिया। ये इसका प्रूफ है, देख लो यार, बहुत छोटा सा बेसिक सा प्रूफ है, लेकिन इसको अच्छे से समझना, यहाँ पे कोई गलती मत करना। ये 1s जो है इसकी हम जेड इफेक्टिव ज़्यादा लिए हैं, इसका पोटेंशियल एनर्जी कम ले रहे हैं, एनर्जी तो हमारा कम है, तो स्टेबलाइजेशन हमारा ज़्यादा है। अब ओरिएंटेशन की बात करें, ठीक है? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ज़ीरो ओवरलैपिंग, नो ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग यहाँ पे
इफ़ेक्टिव नहीं है, बट ओवरलैपिंग हमारा इफ़ेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, ये मैं बता दिया। px के साथ क्यों नहीं हो रहा pz का, यहाँ पे एक ऊपर केस था ना, उसका है एक सब केस है। अब हम बात करेंगे होमो एटॉमिक और डायटॉमिक स्पीशीज़ के बारे में। तो ये होमो एटॉमिक और डायटॉमिक स्पीशीज़ में हम सब चीज़ों को एनर्जी वाइज हम एक जगह जनरलाइज करेंगे। तो हमारे सिलेबस जो है वो सेकंड पीरियड तक की कहानी है, यानी कि हीलियम हाइड्रोजन से लेकर नियॉन तक। तो यहाँ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या क्या हैं, 1s 2s 2s 2 p2p। ठीक है, 1s और 1s जब कंबाइन होंगे तो एक सिग्मा स्टार 1s बनेगा और एक सिग्मा 1s बनेगा। 2s और 2s जब करेगा तो ये एक सिग्मा स्टार 2s सिग्मा 2s बनेगा। 2pz और प्लस 2pz करेगा तो सिमिलरली इसके लिए ये रहेगा। 2px और 2px करेंगे तो उसके लिए ये रहेगा। 2py करेंगे तो उसके लिए ये रहेगा। ठीक है, अब देख लो कि BMO और ABMO के बीच में एनर्जी कंपैरिजन में ABMO का ज़्यादा एनर्जी रहेगा। सिग्मा और पाई के बीच में एनर्जी पाई का ज़्यादा रहेगा। एज शेल नंबर इंक्रीज एनर्जी इंक्रीज, बेसिक है, हम पहले पढ़ चुके हैं। एजिमुथल क्वांटम नंबर अगर बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगा। अब हम केस 1 लेते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हमारे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 16 इन अ मॉलिक्यूल में। तो यहाँ पे इनके जो एनर्जी का जो ये सारे हमारे पॉसिबल केसेस बन रहे हैं ना, इनके एनर्जी का कंपैरिजन है। ठीक है, तो ये एनर्जी लेवल NCERT में लिखा हुआ है, मैं इसको एज इट इज़ लेके आ गया। ठीक है, अब इसके थ्रू हम इसको भर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये एनर्जी सबसे ज़्यादा किसका रहेगा, ये सब में हम देखें अगर, तो पहले एक बार बता देते हैं कि इसमें से ABMO कौन सा है और BMO कौन सा है। ठीक है, मैं एक ब्लू टिक लगाऊंगा जो हमारा BMO रहेगा। ठीक है, सिग्मा 2pz जो है ये वाला, ये एक BMO रहेगा। ठीक है, और px ये वाला एक BMO रहेगा और ये वाला एक BMO रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से भी ये रहेगा और ये रहेगा। ठीक है, तो BMO वाले जो हैं हम 1s वाला सबसे ज़्यादा, फिर सिग्मा स्टार जो कि हमारा एंटी बॉन्डिंग में रहेगा, उसके बाद सिग्मा 2s, उसके बाद ये, और फिर हम सिग्मा 2px और सॉरी पाई 2px और हमारा पाई 2py का हमारा इक्वल रहेगा। सबसे ज़्यादा हमारा रहेगा जो रहेगा वो रहेगा सिग्मा स्टार 2pz का। ठीक है, तो यहाँ पे यार देख लो, हम ये दोनों को एक BMO और ABMO के हिसाब से भर रहे हैं। इसका जो ABMO रहेगा ये सिग्मा 2s के BMO से कम स्टेबलाइज रहेगा और सिग्मा स्टार 2s से सिग्मा 2s का BMO कम स्टेबल रहेगा। ठीक है, स्टेबल या फिर एनर्जी। ठीक है, स्टेबल तो सबसे ज़्यादा ये रहेगा सिग्मा 1s, और सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भी सिग्मा 1s में ही भरेगा। और हम जब यहाँ पे बात करते हैं आगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ तो सिग्मा सिग्मा की कहानी चल रही है यार। ये 1 2 ये 3 4 ये 5 6, यहाँ पे हम सिग्मा 2px तक आ गए। अब सिग्मा 2pz तक आ गए। ठीक है, और पाई 2px, ठीक है, और पाई 2py, हम सिग्मा को बोल रहे हैं एनर्जी कम रहेगा पाई से, हम बता दिए। तो यहाँ पे ये सिग्मा आ गया। अब px py pz इन सब की स्टेबिलिटी सेम है और 2 2 2 है सब में। तो अब डिफरेंस किससे आएगा, डिफरेंस पाई और सिग्मा से आएगा। सिग्मा का कम रहेगा, फिर पाई का सबसे ज़्यादा रहेगा, तो इसलिए पाई इधर इक्वल टू है। ठीक है, और पाई ये क्या है, BMO है, तो पाई स्टार जो हमारा होगा वो ABMO का रहेगा, तो उसका एनर्जी ज़्यादा रहेगा। अब पाई स्टार यहाँ पे है तो इक्वल रहेगा, 2py 2px है तो इक्वल टू आ जाएगा। और हमारा जो सिग्मा स्टार 2pz होगा, ठीक है, वो हमारा जो है वो एनर्जी में सबसे ज़्यादा रहेगा, इसकी सबसे हाई एनर्जी रहेगी, एनर्जी सबसे हाई रहेगी और ये स्टेबल सबसे कम होगा। ठीक, और सिमिलरली अभी हम बात करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हमारा रहेगा लेस देन 16। तो इसमें जो है, इसमें हमारा ऑर्डर सेम रहेगा, खाली चीज़ ये होगा कि ये वाला जो कहानी है, ठीक है, ये इनके इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। क्यों जाएगा, ड्यू टू sp मिक्सिंग। इसको मैं आगे फर्दर लेक्चर्स में जब हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का एमो डायग्राम बनाएंगे
उसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। बाकी सारा वैसे का वैसा सेम रहेगा। मैं इसमें ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं किया हूँ क्योंकि इसमें तुम लोगों को खुद दिमाग लगाना है। यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ कैसे क्या होगा, फिर भी मैं काफ़ी हद तक बहुत कुछ बता दिया हूँ। मैं BMO और ABMO में बार-बार बोलने में थोड़ा ये हो जा रहा है, दिक्कत हो जा रहा है, इसलिए जस्ट लेकिन फिर भी मैं बता दिया कि हम ABM और BMO के लिए क्या कैसे करेंगे। ठीक है, तो बस यही था हमारा आज का लेक्चर 2। लेक्चर 3 से हम आगे कंटिन्यू करेंगे और उसमें आगे बहुत सारी और भी चीज़ें आएंगी। इसके PDF नोट्स एज इट इज़ मैं वापस गूगल ड्राइव में डाल दूँगा। इसमें आप पहले नोट्स पढ़ेंगे, उसके बाद नोट्स पढ़ने के बाद NCERT की रीडिंग ले सकते हैं। हालांकि NCERT के लगभग सारे पॉइंट्स मैंने कवर करवा दिए हैं, बट फिर भी अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। और अगर बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए और बेटर थोड़ा बुकिश लैंग्वेज चाहिए अच्छी खासी, तो हम जेडली को रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, इसकी हम अच्छी रीडिंग ले सकते हैं, जेडली से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूँगा ना, मैं ये सारे ओवरलैपिंग के 2 3 4 5 मिनट समथिंग में, लगभग 5 मिनट से कम में, मैं थोड़ा उसको बेटरली 3D में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। बट लेट्स सी कर पाऊँगा कि नहीं अगेन। बट ये लेक्चर यहाँ तक का था। ठीक है, प्लीज़ अगर कोई भी रिव्यू हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो या मैंने कोई कहीं पे गलत बता दिया हो तो मेरे को बता दीजिएगा। ये लेक्चर में थोड़ा डिस्टर्बेंस आया है, 1-2 बार स्क्रीन रिकॉर्डिंग खुद ऑफ हो गई तो, और कहीं-कहीं पे हमने थोड़ा गलत लिखा था, तो उसके लिए मैं खुद कंफ्यूज हो गया पढ़ाते-पढ़ाते। पर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट एट द एंड मैं उसको सुधार के ठीक से वापस बताया हूँ, तो होपफुली ये लेक्चर आप सबको पसंद आएगा। थैंक यू।